अब बच्चों नेक्स्ट, अगला खर्चा जो गवर्नमेंट करती है वो क्या करती है, सबसे बड़ा खर्चा होता है गवर्नमेंट का, मतलब बहुत बड़ा खर्चा होता है एक, वो पता है क्या है बच्चों? एम्प्लॉइज को सैलरी बांटना। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं ना, सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, उनको गवर्नमेंट, भारत सरकार क्या करती है बेटा? सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करती है। या सैलरी एक बहुत नैरो वर्ड है, मैं यहाँ पे पूरी टर्म काम में लूंगा। एक्सपेंडिचर ऑन कंपनसेशन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मुझे नहीं लगता कि मुझे समझाने की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं लास्ट मेथड में। इसके अंदर वेजेस एंड सैलरी भी आ गई, इसके अंदर आपके पेमेंट्स इन काइंड भी आ गए, इसके अंदर आपके पेंशन भी आ गई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वाली, इसके अंदर आपके सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आ गए। क्या सभी को मालूम है ये बात? यस और नो? हम पढ़ के आए अभी अभी। यस सर। ओके, तो बेटा Yes, sir. गवर्नमेंट जब अपने एम्प्लॉइज को ये सब कुछ पे करती है, तो ये भी तो एक एक्सपेंडिचर है, और ये रेगुलर बेसिस पे किया जा रहा है ना, इसीलिए इसको यहाँ पे हम किस में काउंट करते हैं? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये थोड़ा सा टेढ़ी चीज है ना, ये तुम्हें समझना पड़ेगा, जरा इसको ध्यान से समझ लो। इसको मैं एक एग्जांपल देके तुम्हें अगर बताऊं, मोस्टली बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी बेटा एक ग्लैंस ले लो, समझ लो इसको। बेटा आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा होगा, अकाउंटेंसी। यस सर। Yes. प्रॉफिट Yes, एंड sir. लॉस अकाउंट में बेटा हम डेप्रिसिएशन दिखाते हैं, यस और नो, डेबिट साइड में। Yes. Yes. Yes, sir. इसी तरह से अगर आप किसी फिक्टिशियस एसेट जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनको कहते हैं, उनको जब आप राइट ऑफ करते हो तो उसको भी डेबिट साइड में दिखाया जाता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। बेटा इनको यहां पे क्यों दिखाया जाता है? इनको इसलिए दिखाया जाता है, जैसे इमेजिन, एक अलग कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, वैसे नॉर्मल कॉन्सेप्ट सभी को पता है डेप्रिसिएशन का, हम डिस्कस भी कर चुके हैं। जैसे 1 लाख रुपीज की मैंने एक एसेट परचेज की है, बेटा मेरे को ये आंसर देना, 1 लाख रुपीज की जो मैंने एसेट परचेज की है, क्या ये पूरा कंजम्पशन इसका एक बार में हो गया क्या? ये बताओ मेरे No. को। नहीं No, हुआ। No, sir. तो आप इस पूरे को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकते, लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस मशीन की लाइफ है 10 years, तो मैं ये पता लगा सकता हूं, एक तरह से कह सकता हूं कि हर साल 10,000 रुपीज वर्थ की मैं क्या कर रहा हूं? कंजम्पशन कर रहा हूं। ओके, ये डेप्रिसिएशन भी होता है, इतने से वैल्यू भी कम होती है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि इतने इतने रुपए से मैं हर साल कंजम्पशन कर रहा हूं। बेटा मुझे ये आंसर देना, डेप्रिसिएशन को एक लॉस या फिर एक एक्सपेंस हम बोलते थे या नहीं बोलते थे 11th क्लास में? यस और नो? Yes, sir. इसी तरह से गवर्नमेंट अगर कोई फिक्स्ड कैपिटल परचेज करती है या फिक्स्ड एसेट परचेज करती है, तो उन पे लगने वाला जो डेप्रिसिएशन है वो पर्टिकुलर उस ईयर का क्या होता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। अब वैसे देखो, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं बेटा, हम ये जो पढ़ रहे हैं ना, चारों सी प्लस जी प्लस जीडीसीएफ प्लस एक्स माइनस एम, बेटा इससे आपका जीडीपी एमपी निकलने वाला है, और जीडीपी एमपी निकलने के बाद आप डेप्रिसिएशन लेस करने वाले हो नेशनल इनकम के लिए, वहां पे ये डेप आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा, 2 बार लेस नहीं करना है। लेकिन ये एक कंपोनेंट है, ये ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन ये इसके अंदर आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये यहाँ पे होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, है ना? यहाँ पे ये मत समझना कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन पहले लेस करना है यहाँ पे, या फिर डेप्रिसिएशन को ऐड करके दिखाना है, नहीं बेटा, डेप्रिसिएशन कंसीडर होगा आपके कहां पर? आपके कंसीडर होता है वो स्टेज नंबर 2 में, जब आप उसको लेस करते हो। यहाँ पे सिर्फ मैं इतनी सी चीज आपको बता रहा हूं, सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज आपको ये बता रहा हूं कि बेटा ये भी एक तरह का कंजम्पशन है। गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर मानेगी तो पूरे 1 लाख को नहीं मानेगी, गवर्नमेंट मानेगी कि उसमें से जो 10,000 का हुआ एक साल के लिए, उसको हम ले लेते हैं एज एन एक्सपेंडिचर। ओके, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? एक आइडेंटिकल चीज है, बस लर्न कर लो उसको, और कुछ नहीं। Yes, sir. ओके, सिर्फ लर्न कर लो उसको। Yes. नेक्स्ट, चलो ये हो गया बेटा अपना, गवर्नमेंट से रिलेटेड ये 3 ही थे, है ना? इनको सब लोग याद रख लेंगे। गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा करती है? भाई गवर्नमेंट एक तो सैलरी वगैरह बांटती है, सबसे बड़ा खर्चा वो होता है, फटाफट लर्न कर लो। दूसरा सबसे बड़ा खर्चा गवर्नमेंट का होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर इसको एक नाम मुझे और देना पड़े तो इसको बेटा आप दे सकते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और हाँ, ऑपरेटिंग से कंफ्यूज ना होना,
क्योंकि एक ऑपरेटिंग आपके बेटा अभी वहां पे भी आएगा, क्या बोलते हैं उसमें, अकाउंटेंसी में रेशो में भी आएगा। जब आप पढ़ोगे ऑपरेटिंग रेशोज, जिसमें आपके आएगा ऑपरेटिंग रेशो, है ना, एक्टिविटी रेशोज तो पढ़ ली होंगे आप लोगों ने। उसके बाद एक कैटेगरी आएगी जिसमें पढ़ोगे ऑपरेटिंग रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ये आप पढ़ने वाले हो, 4 रेशो होते हैं ये, है ना। तो वहां पे जो वर्ड आता है ऑपरेटिंग, उससे यहाँ कनेक्ट ना करें। ऑपरेटिंग का मतलब है चलाना। अरे भाई गवर्नमेंट है, सरकार है, भारत सरकार भारत को चलाएगी तो खर्चा तो होगा ना यार, है। डे टू डे एक्सपेंसेस होंगे या नहीं होंगे? भारत सरकार जब भारत को चलाएगी तो खर्चा तो होगा ना। वही तो खर्चे हैं ये जो यहाँ पे आते हैं। लेकिन इसमें वो खर्चे नहीं है जो बड़े वाले हैं, दूसरे खर्चे हैं, ठीक है, जो डे टू डे होते हैं। ओके, एक आपका डेप्रिसिएशन हो गया और एक क्या हो गया बेटा, एक्सपेंडिचर ऑन कंपनसेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ये 3 हो गए। फटाफट से जल्दी से मुझे बताओ, सबसे पहला हमने पढ़ा था बच्चों प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके कंपोनेंट सबको याद हो गए? बोलो सबसे पहला क्या था उसमें, कंज्यूमर सर्विसेज। नंबर 2 क्या था, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल क्या गुड्स, क्या था, नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल, ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स, चौथा क्या था बच्चों, इम्प्यूटेड वैल्यू, imputed value, और expenditure of चौथा self पांचवा क्या था, consumption, इम्प्यूटेड रेंट। ये rent, पांचों थे, 2 इम्प्यूटेड वाले Rent. और 3 आपके कैटेगरी वाले। ओके, कंज्यूमर सर्विस, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, कंज्यूमर ड्यूरेबल। ओके, अच्छा किसी ने क्वेश्चन मेरे से पूछा नहीं कि सर एक कैटेगरी आप खा गए बीच में, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। बेटा वो अलग से नहीं है, वो आपके ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल में काउंट कर लो, वो भी उसमें आ जाता है, ये मान के चलो। बढ़ाना हो तो बढ़ा देना 1 पॉइंट, है ना, लेकिन इतना ज्यादा उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, आता है वो भी, है ना, वो भी काउंट हो जाता है। चलो अब बेटा हम आते हैं तीसरी चीज, और ये ऐसी चीज है जो काफी कंफ्यूज करती है बच्चों को। अब सभी लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत गौर से सुनेंगे। बेटा जो हमने अभी अभी पढ़ा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, 1 मिनट, ये कहां पहुंच गया हूं, 1 सेकेंड, 1 मिनट। हाँ बेटा, ये जो हमने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पढ़े, एक तो इसमें, और एक जो हमने अगला पढ़ लिया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसमें बेटा कुछ एक्सपेंडिचर है जो मैंने छोड़ा है। बेटा कौन सा वाला एक्सपेंडिचर मैंने छोड़ा है, कोई बता पाएगा मेरे को? दोनों के लिए, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। क्या छोड़ा है बच्चों मैंने? सर बड़े कौन बोला बड़े एक्सपेंसेस? करेक्ट आंसर है, बड़े एक्सपेंसेस छोड़ दिए बेटा हमने। बड़े एक्सपेंसेस इन सेंस कैपिटल एक्सपेंसेस, कैपिटल नेचर के जो होते हैं, है ना, वो आपने अभी छोड़ दिए हैं, जो इन्वेस्टमेंट नेचर के होते हैं, है ना, प्रोड्यूसर्स जो करते हैं, या फिर, अच्छा एक मैं बात क्लियर कर दूं बच्चों, एक गलत धारणा हमारे मन में होती है कि जो प्रोड्यूसर करते हैं ना, सिर्फ वही होते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बाकी के नहीं होते। नहीं बच्चों, ये बात गलत है। प्रोड्यूसर करते हैं, बिल्कुल, प्रोड्यूसर जो करते हैं वो तो इन्वेस्टमेंट होता ही होता है। प्रोड्यूसर्स के सारे खर्चे इन्वेस्टमेंट होते हैं, सारे। मैं हाउस होल्ड की और गवर्नमेंट की बात करूं तो उनके तो कुछ ही होते हैं। प्रोड्यूसर ऐसी चीज है जिनके सारे ही कैसे होते हैं, इनके सभी एक्सपेंसेस होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट वाले। लेकिन मैं अगर बात करता हूं बेटा बाकी दोनों सेक्टर्स की, तो बाकी दोनों सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंडिचर होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी होता है। प्राइवेट सेक्टर में कौन आता है बच्चों, आपके इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स एंड एनजीओस। बेटा एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूं, इमेजिन मैंने अपने लिए एक हाउस खरीदा है 40 लाख रुपीस का, या एक अपार्टमेंट मैंने परचेस किया। बेटा ये मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। ये एक बड़ा खर्चा है, ये इन्वेस्टमेंट है बेटा, ये कंजम्पशन नहीं है, ध्यान रखना, ये इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह से एनजीओ भी तो कर सकता है। बेटा एक आंखों के ऑपरेशन करने वाली एक संस्था है जो फ्री में लोगों की आंखों के ऑपरेशन करती है, जैसे लॉयंस क्लब है। उन लोगों ने एक बिल्डिंग परचेज की है ताकि वो वहां पे अपना एक हॉस्पिटल बना पाए फ्री में, और लोगों की आंखों के ऑपरेशन कर पाए फ्री में। बेटा वो जो बिल्डिंग उन्होंने परचेज की है या बनाई है, कंस्ट्रक्शन भी आ जाता है इसमें, ध्यान रखना। बेटा ये जो आपका खर्चा है, ये कैसा खर्चा है? ये कंजम्पशन है या इन्वेस्टमेंट है? बताओ मेरे को।
इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है, ऑब्वियसली वो इन्वेस्टमेंट है, एक बड़ा खर्चा है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो बच्चों याद रखें, हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी बड़े खर्चों को छोड़ दिया था, इसके बाद हमने गवर्नमेंट सेक्टर पढ़ा, उनके लिए भी हमने बड़े खर्चों को छोड़ दिया था। ये दोनों ही बड़े खर्चे आपके काउंट होने वाले हैं अगले वाले में, प्लस प्रोड्यूसर्स के तो आने ही आने। अच्छा, प्रोड्यूसर के बड़े खर्चे कौन से होते हैं बेटा? प्रोड्यूसर के बड़े खर्चे दो होते हैं, याद रखना। प्रोड्यूसर अपनी फिक्स्ड एसेट्स भी परचेज करता है। अगर मैं बोलूं प्रोड्यूसर्स के जो बड़े खर्चे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो बेटा वो दो होते हैं। प्रोड्यूसर अपनी फिक्स्ड एसेट्स भी परचेज करता है और प्रोड्यूसर इन्वेंट्री भी रखता है। ये ध्यान रखना, अगर गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया जाए या फिर रॉ मटेरियल वगैरह हो, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, लूज टूल्स, अगर आप इनको रखते हो अपने पास तो बेटा ये इन्वेंट्री में काउंट होता है। तो इन्वेंट्री का होना भी जरूरी है। तो फिक्स एसेट भी और इन्वेंट्री भी दोनों में प्रोड्यूसर खर्चा करता है। तो ये मान के चलो कि प्रोड्यूसर के इन्वेस्टमेंट दो तरह के हो गए, और ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सर नई बात क्या है। प्रोड्यूसर के दो तरह के इन्वेस्टमेंट हो गए। कौन कौन से हो गए बेटा प्रोड्यूसर्स के? एक तो हो गया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक हो गया बेटा इसका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को एक नाम हम और देंगे, जो नाम हम दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट को, बेटा इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है बताओ मेरे को? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ। क्या सभी लोग याद रखेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ। सभी लोग याद रखना, भूलना नहीं। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है। अब उसी इन्वेस्टमेंट का एक टाइप है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बस नाम के साथ में क्या लगा दो बच्चों? फिक्स्ड लगा दो। ओके, अभी हम पढ़ते हैं किसके अंदर क्या आता है ना। चलो, अब तुमको बात समझ में आ जाएगी। तो बेटा अगर मैं पूछूं कि हमारी कंट्री में, अब सब लोग आंसर दे देना, हमारी कंट्री में बड़े खर्चे कौन कौन करता है? तो बेटा हमारी कंट्री में बड़े खर्चे गवर्नमेंट भी करती है, हाउस होल्ड भी करते हैं, प्राइवेट जिनको बोलते हैं प्राइवेट भी करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है, और साथ ही साथ आपके प्रोड्यूसर्स भी करते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट भी करती है क्या? हाँ बिल्कुल बेटा, गवर्नमेंट जो बड़े खर्चे करती है उसको कहा जाता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। याद रखना क्या बोलते हैं इसको, टर्म याद रखें, क्वेश्चन आ जाएगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट ने आपके लिए ट्रांसफार्मर्स लगा दी है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रहे हैं आप तक, आपके लिए रोड्स बना दी है, डैम्स बना दी है, आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपको मोबाइल इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, स्पेक्ट्रम दे रहे हैं आपको। साथ ही साथ ये मान के चलो कि आपके लिए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट एयरप्लेन्स खरीदती है, हैवी डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदती है बड़े बड़े, जैसे राफेल परचेज किया था, है ना। तो याद रखें ये सारे बड़े खर्चे गवर्नमेंट करती है, इनको क्या बोलते हैं? पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक मतलब जो जनता के हित में किया गया हो, है ना। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब पब्लिक इन्वेस्टमेंट कह सकते हो, है ना, या गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो, इसको नाम अलग अलग हो सकता है। हाउस होल्ड करते हैं, हाउस होल्ड भी करते हैं, प्रोड्यूसर्स भी करते हैं, है ना। चलो अब हम देख लेते हैं बेटा प्रॉपरली किसके अंदर क्या होता है। बेटा तीसरा हमारा हेडिंग जो है वो क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या जिसको कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ। मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए एक चार्ट बनाया है इसमें, जो आपको सारी पिक्चर क्लियर कर देगा, एक एक चीज क्लियर कर देगा। इसको सब लोग ध्यान से देखें। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बच्चों ये 2 कैटेगरीज में है। जो बड़े खर्चे हमारे यहाँ होते हैं, बड़े खर्चे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बिग एक्सपेंसेस। बेटा हमारे यहाँ जो बिग एक्सपेंसेस है, छोटे वाले हम सारे ले चुके हैं, छोटे वाले हमने सारे ले लिए। कहाँ पे ले लिए? प्राइवेट में और गवर्नमेंट में। हम बात कर रहे हैं बिग एक्सपेंसेस की। बिग एक्सपेंसेस में कौन कौन से आते हैं बच्चों? 2 तरह के आते हैं, जिसको पहले वाले को हम बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, या बेटा नाम दूसरा क्या है इसका याद रखो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बस ये एक वर्ड अलग है, बाकी नाम पूरा कॉमन है। दूसरा आपका इन्वेंट्री होता है, अभी सीक्वेंस में अपने बाद में आएगा, है ना। अब बेटा सभी लोग ध्यान से देखें, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये जरा हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट।
तो जो इन्वेंट्री नहीं है वो फिक्स्ड है, मतलब सारे बड़े खर्चे, मेजॉरिटी ऑफ बिग एक्सपेंसेस इसमें आएंगे आपके, जो बड़े नेचर के होते हैं। इन्वेंट्री वाला जो है, स्टॉक वाला, वो इसमें आएगा, है ना। स्टॉक वाला हम देख लेंगे, वो एक अलग चीज है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बड़े खर्चों की। अब बेटा बड़े खर्चे करता कौन कौन है, तो बेटा याद रखें, बड़े खर्चे हाउस होल्ड भी करते हैं, बड़े खर्चे गवर्नमेंट भी करती है, और बड़े खर्चे आपके प्रोड्यूसर्स या बिजनेस एंटरप्राइजेस भी करते हैं। याद रखना, बड़े एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हाउस होल्ड भी करते हैं, बड़े एक्सपेंसेस गवर्नमेंट भी करती है, और बड़े एक्सपेंसेस बिजनेस एंटरप्राइजेस भी करती है। ओके, बिजनेस एंटरप्राइज में मेनली आपके कंपनीज वगैरह, पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह आ जाती है ना, जो बड़े तौर पे बिजनेस करते हैं। बेटा हाउस होल्ड में जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है उसका नाम क्या है, सभी लोग याद रखेंगे, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। सिर्फ एक एग्जांपल है इसका, और बहुत बड़ा एग्जांपल है ये। क्या बोलेंगे बेटा इसको, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। जो मकान बनाने पे खर्चा होता है, ये एकमात्र इकलौता बड़ा खर्चा है हाउस होल्ड सेक्टर का। ओके, दूसरा, गवर्नमेंट सेक्टर करती है एक्सपेंडिचर, उसको क्या नाम दिया जाता है, याद रखें, उसको कहते हैं बच्चों पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं, पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और बेटा जो एंटरप्राइजेस करती हैं, जो बिजनेसमैन करते हैं, उसको क्या नाम दिया जाता है, याद रखें, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, बिजनेस सर हाउस फिक्स्ड। होल्ड में व्हीकल परचेज भी तो आ जाएगा सर, किसमें बेटा, हाउस होल्ड्स में, नाम बताओ दोबारा कौन सा। हाउस होल्ड्स में व्हीकल परचेज भी तो आ जाएगा सर, एग्जांपल मतलब। व्हीकल एक तरह से ले सकते हो, व्हीकल ले सकते हो, लेकिन जो बेटा इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो हम कोट करते हैं ना, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है। हाँ, व्हीकल एक बिग एग्जांपल है, डेफिनेटली है, ले सकते हो उसको, गलत नहीं होगा। व्हीकल भी एक तरह से आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है ना। लेकिन एक जो सबसे बड़ा एग्जांपल इसका लिया जाएगा, जो हमारे यहाँ पे कंसिडर भी किया जाता है, कभी क्वेश्चन में आ जाए, तो वो बेटा आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होगा, है ना। फिर भी अगर तुम्हें कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ईटीसी, एक्सेट्रा लगा दिया मैंने यहाँ पे, है ना। एक दो और हो सकते हैं, ये इकलौता नहीं है ना, लेकिन ये इकलौता सबसे बड़ा है, मतलब इससे बड़ा एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड सेक्टर का नहीं होता। तो मेरे को बताओ, हम जैसे घरेलू लोग जो है, क्या मकान बनाने से बड़ा खर्चा कोई है क्या हमारे लिए, ये बताओ। नो सर। सोच के देख लेना, No, इससे sir. बड़ा कोई खर्चा नहीं होता है ना। तो ये बिग एक्सपेंस में सबसे बड़ा एग्जांपल किसका होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का। हाँ, और भी ले सकते हो वैसे, है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेसिफिकली सिर्फ ये एक ही है, नहीं, और भी हो सकते है ना। गवर्नमेंट के तुम्हें समझ में आ ही गए कि गवर्नमेंट जो खर्चे करती है। और तीसरा बेटा आपके बिजनेस एंटरप्राइजेस जो है, जिसमें प्रोड्यूसर्स भी आ गए आपके, और बड़े लेवल पे बिजनेस करने वाली कंपनीज वगैरह भी आ गई, ये जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस करते हैं, उसको बेटा यहाँ पे हम कहते हैं बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। एजुकेशन कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड। बेटा एजुकेशन पे बहुत बड़ा खर्चा नहीं होता है कभी भी, और एजुकेशन हमेशा कंजम्पशन में काउंट होता है, याद रखना। एजुकेशन को हम कंजम्पशन में ही काउंट करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, है ना। तो एजुकेशन पे होने वाला खर्चा कंजम्पशन ही है ना। जैसे आप कुछ खरीद के लाके खाते हो ना, उसी तरह से आप एजुकेशन भी लेते हो, और दोनों चीज कंजम्पशन कहलाती है ना। चलो, ये हो गया बच्चों आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। देखो एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी दो तरह का होता है। एक होता है बच्चों आपके फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स का मतलब दूसरा नाम क्या है बच्चों, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, अब बेटा ये बड़े खर्चे हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, जो कौन कौन करता है, पहले तो हमें ये याद होना चाहिए। हमने हाउस होल्ड के छोड़े थे, जो यहाँ पे ले लिए, गवर्नमेंट के छोड़े थे, वो भी यहाँ पे ले ली बड़े खर्चे, प्लस प्रोड्यूसर्स के और बिजनेस करने वाले जो एंटरप्राइजेस होते हैं, कंपनीज वगैरह, उनके भी यहाँ पर आते हैं, है ना। तो यहाँ पे याद रखना बेटा, केशव पूछ रहा है आर्मी के एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होंगे क्या। बेटा आर्मी वाले मैंने बताया ना गवर्नमेंट में होंगे। अगर आर्मी से रिलेटेड आपके छोटे मोटे खर्चे हैं, जैसे बेटा एक्सपेंसेस है, बेटा जैसे कैंटीन एक्सपेंसेस है ना, अब मेरे को बताओ, वो भी गवर्नमेंट कर रही है। और आपने जेट खरीदा है अपनी मिलिट्री के लिए, वो भी गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन बेटा दोनों खर्चों में फर्क क्या है, कि कैंटीन का जो खर्चा है ना, वो छोटा खर्चा है, वो डे टू डे एक्सपेंसेस है, वो कहां पे आ जाएगा, आपके गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। लेकिन जो जेट आपने परचेज किया है गवर्नमेंट ने, है ना, एक ही जेट आपके मान लो 200 करोड़ का आया है,
तो बेटा वो जेट आपके लिए क्या है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, या फिर हम कहेंगे उसको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। ओके, याद रखना। और बेटा एक बात तुम्हें बता दूं मैं, ये फंडा पता है किसकी तरह है, ये प्रॉफिट की तरह है। सभी को याद है इनकम मेथड में जो प्रॉफिट था, अगर हमें ये दे दे तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है, लेकिन अगर हमें ये नहीं देता और इन तीनों में से कुछ कंपोनेंट्स देता है तो बेटा उसको हम ऐड करके क्या निकाल सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बड़े खर्चों के अगर कंपोनेंट देता है तो उसको ऐड करके निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट बड़े खर्चों का टोटल दे देगा आपको तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है बच्चों, यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो अब बेटा सेकंड पे आते हैं। सेकंड आपका आता है इन्वेंट्री। अब देखो यार ये एक बहुत अजीब चीज है, क्योंकि देखो आपके डे टू डे के जो हैं वो आ गए सारे कहाँ पे, प्राइवेट में, मतलब आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। जो बहुत बड़े वाले हैं वो आ गए आपके फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। एक रह जाता है बेचारा, कौन सा, कि मान लो मेरी दुकान में स्टॉक रखा हुआ है, क्या उस पर मेरा खर्चा नहीं हुआ है क्या? इमेजिन कि बेटा मेरी एक मोबाइल शॉप है, मैं 100 मोबाइल फोन्स परचेज करके लाया था, 100 मोबाइल फोन्स, जिसमें से मैंने 20 मोबाइल फोन सेल कर दिए हैं, मार्केट बहुत डाउन जा रहा है, सिर्फ 20 ही बिक पाए। साल एंड हो गया और अभी भी मेरे पास 80 मोबाइल्स जो हैं वो अनसोल्ड हैं। अब बेटा मेरे को एक बात का आंसर दो, ये 80 फोन क्या आपने इन पे खर्चा नहीं किया, क्या किया या नहीं किया बताओ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, एक्सपेंस तो sir. इन पे भी हुआ, Yes, sir. इन्वेंट्री है ना, अरे ये भी तो इन्वेस्टमेंट है ना, तो इन बेचारों को क्यों छोड़ा जाए? तो याद रखना इसको भी अलग से यहाँ पे हम एक कैटेगरी में डाल देते हैं, ये भी इन्वेस्टमेंट है। ये ना तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये बिक जाएगा, अगले साल हो सकता है बिक जाए, ये ना तो कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है ना ही बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है, ये बीच का बंदर है। और बीच का बंदर क्यों है? क्योंकि ये अभी के लिए इन्वेस्टमेंट है, ये बिक जाएगा आगे। ये अनसोल्ड इन्वेंट्री है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो स्टिल ये है, इन्वेस्टमेंट तो है बच्चों ये, है ना। तो याद रखें खर्चा इन पे भी होता है, इसीलिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को लिया जाता है। अब इन्वेस्टमेंट जो है ये वाला इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं एक बार जरा पढ़ लो इसको। मतलब क्या है इसका, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अ ईयर एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ अ ईयर। अभी मतलब भी समझाता हूं मैं इसका, इतना डिटेल में तुम्हें कोई नहीं समझाएगा, है ना। देखो जरा ध्यान से, फॉर्मूला क्या है इसका, डेल्टा स्टॉक। डेल्टा मतलब क्या होता है बच्चों, चेंज इन स्टॉक, है ना, या इसी को आप बोल सकते हो क्या, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, है ना। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, और हमें इन्वेस्टमेंट का पता कैसे लग रहा है? हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर रहे हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट का पता कैसे लग रहा है? बेटा जरा ध्यान से देखना, मेरे पास साल की स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक था 20 मोबाइल्स का। कितने का था? 20 मोबाइल्स का। और साल जब एंड हुआ, क्लोजिंग स्टॉक, तो बेटा मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 80 मोबाइल्स का। ठीक है, मेरी एक बात सब लोग कान खोल के सुनना, बेटा मुझे ये पता लगाना है कि मेरे करंट ईयर का, जिस साल की मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, मान लो बेटा ये ईयर है 2021, मेरे इस साल का इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना है? तो बेटा इस साल का इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है, मुझे ये बताओ, क्या 20 मोबाइल फोन जो है, क्या वो मेरे इस साल की इन्वेंट्री थी क्या? आंसर दो मेरे को। No. साल के स्टार्टिंग में जो मेरा ओपनिंग स्टॉक था 20 मोबाइल फोन का, क्या वो मेरे इस साल की इन्वेंट्री थी क्या? क्या वो खर्चा ये 20 फोन खरीदने का मैंने इस साल किया था क्या? अरे सीधा जवाब दो, क्या ये 20 फोन मैंने इस साल खरीदे क्या? No, sir. नहीं, अरे ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल को। अरे आपने कब लिए होंगे, वो लास्ट ईयर लिए होंगे ना, तभी तो इस साल का ओपनिंग है। क्या आपने खर्चा इस पे इस साल किया है क्या? बेटा Yes, मुझे आंसर दो, यस और नो, क्या इस साल किया क्या आपने इन पे? No, sir. No, sir. No, sir. नहीं किया। No, sir. लेकिन अब मेरे को बताओ कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें ये 20 शामिल होंगे ना? हम फीफो मेथड लगाते हैं हमारे यहाँ पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
है ना। तो मुझे बताओ ये 20 इसमें शामिल होंगे ना? हाँ बिल्कुल होंगे। तो मुझे तो ये पता लगाना है कि भाई बिना बिके कौन से हैं सिर्फ करंट ईयर के, ओनली करंट ईयर के। तो मैं यही तो करूंगा कि 80 में से 20 हटा दो, क्योंकि वो तो किसके हैं? पिछले साल के। तो सिर्फ इस साल के कितने हैं जिसका मैंने इन्वेस्टमेंट किया था? 60। समझ में आया रीजन क्यों करते हैं क्लोजिंग में से ओपनिंग को लेस? बताओ भाई, यस और नो? Yes. ज्यादातर लोग Yes, तुम्हें रट्टा sir. लगवा देंगे बस। Yes. ये रट्टा लगा लो, प्योर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, जिंदगी में आनंद छा गया, मजा आ गया। लेकिन बेटा मतलब पता होना चाहिए किसी चीज का, और मतलब इसका यही है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर आपने इन्वेंट्री में कितना इन्वेस्ट किया है, स्टॉक में कितना इन्वेस्ट किया है। और वो पता लग सकता है जब क्लोजिंग में से ओपनिंग को लेस किया जाए, क्योंकि क्लोजिंग के अंदर ओपनिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। अगर बेटा जब आप सीए फाउंडेशन करोगे, खैर मैं तो सब कुछ ही पढ़ाता हूँ, मैं अकाउंटेंसी भी पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, और मैं सीए फाउंडेशन भी पढ़ाता हूँ। जब आप सीए फाउंडेशन पढ़ोगे और बेटा वहां पे आप जब अकाउंटेंसी पढ़ोगे, तो वहां पे एक चैप्टर आएगा आपके इन्वेंट्री वैल्यूएशन या स्टॉक वैल्यूएशन। वहां पे 4 मेथड पढ़ने को मिलेंगे तुम्हें, फीफो, लीफो, एवरेज और वेटेड एवरेज। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले गया। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, और तीसरा होता है अपना एवरेज, और लास्ट होता है वेटेड एवरेज। एक डिफॉल्ट मेथड जो होता है वो होता है लीफो, है ना। तो यहाँ पे भी हम ये मान के चलते हैं कि बेटा ये जो आपका 20 मोबाइल फोन है ये बाद में बिके होंगे या नहीं बिके होंगे, तो ये 80 में इंक्लूड होंगे, तो उनको लेस कर दो ओपनिंग में से, तो पता लग जाएगा ओनली एंड ओनली करंट ईयर का कितना होगा। ठीक है, वही हम यहाँ पे निकालते हैं। भाई बच्चों मुझे बताओ फाइनली, क्या सभी को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का फंडा समझ में आ गया? क्या पूरा ये चार्ट एक बार पढ़ लो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, ओके sir. चलो ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हैं। मैं आपको दे रहा हूं सिर्फ 1 मिनट 60 सेकेंड्स, पूरा पढ़ लो और कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो भाई रिप्लाई आने स्टार्ट हो गए। फाइनल क्लियर सबको? यस और नो? चैट में लिख दो एक बार यस और नो। Yes, sir. हे भगवान चलो ठीक है, सभी को आ गया बच्चों समझ में? मतलब अब हम लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि नॉर्मल सा है, छोटा सा है, बच्चा सा, खत्म हो जाएगा फटाफट से। और वो क्या है बच्चों? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब x माइनस एम। बेटा यहाँ पे x किसको डिनोट करता है? टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और m किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल इंपोर्ट्स। और बेटा काम की बात यह है, एक्सपोर्ट अल्टीमेटली यहाँ पे प्लस हो रहे हैं। बेटा अगर तुम ओवरऑल फॉर्मूला देखोगे ना अपना, जीडीपी एमपी का ओवरऑल फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? तो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला है C प्लस G प्लस GDCF, जो हमने अभी अभी पढ़ा, प्लस x माइनस एम। तो बेटा मेरे को बताओ, अगर मैं ब्रैकेट को हटा दूं तो ये x क्या हो रहा है इसमें? प्लस, और m क्या हो रहा है? माइनस। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? x को प्लस क्यों कर रहे हैं? एक्सपोर्ट प्लस क्यों होते हैं सर? जबकि एक्सपोर्ट तो सर इनकम होती है, एक्सपोर्ट करने से तो मजा आता है, पैसा मिलता है, फॉरेन करेंसी आती है, फॉरेक्स बढ़ते हैं। लेकिन सर आपने एक्सपोर्ट को यहाँ पे ऐड क्यों किया? बेटा एक्सपोर्ट को ऐड इसलिए किया जाता है क्योंकि एक्सपोर्ट तो बाद में हुआ होगा। अरे भैया पहले प्रोडक्शन भी तो हुआ होगा। अरे किसी चीज का इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है तो प्रोडक्शन तो इंडिया में हो रहा है ना। तो जब आपने उसका प्रोडक्शन किया, उसको बनाया, तो बनाने में खर्चा भी तो हुआ होगा ना, तो क्यों नहीं जोड़े हम टोटल एक्सपेंसेस में? ओके, ये भी तो माल बना है तो उसको जोड़ो ना, है ना। अगर आपकी इकोनॉमी में 100 एसी हैं जिनका प्रोडक्शन हुआ है ना, जिनमें से 20 एसी बना के आपने कहाँ बेच दिए हैं? फॉरेन कंट्री में।
अब बेटा मुझे बताओ कि आप जब एक्सपेंडिचर आपको लेना चाहिए तो क्या आप इसको एक्सपोर्ट मान के छोड़ दोगे क्या? नहीं, एक्सपेंडिचर का चश्मा लगा रखा है हमने, हम एक्सपेंडिचर ले रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर 80 का भी है, वो भी तो बने ही है, और ये भी तो बने हैं यार, तो एक्सपेंडिचर तो इनका भी है। तो एक्सपोर्ट को ऐड किया जाता है, क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट होने से पहले उनका प्रोडक्शन हुआ होगा, इसलिए हम उसको ऐड करते हैं। इसी तरह से बेटा इंपोर्ट, अब मेरे को बताओ कि इंपोर्ट जिन माल का आप कर रहे हो, क्या उसका प्रोडक्शन इंडिया में हुआ है क्या बच्चों? बताओ, यस और नो? Yes, sir. No, sir. नो। नो अगर सर। आप किसी चीज का इंपोर्ट करते हो, क्या उसका प्रोडक्शन इंडिया में हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो क्या खर्चा इंडिया में हुआ है क्या? नहीं। वो जिस कंट्री का खर्चा है वो कंट्री अपनी नेशनल इनकम में ऐड करेगी, हम क्यों ऐड करें भाई? तो उसको यहां पे बच्चों हम नेट कर देंगे, लेस कर देंगे। याद रखें, एक्सपोर्ट को, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट्स को लेस किया जाएगा, और रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया है क्यों किया जाएगा। ठीक है, पढ़ लो जरा एक बार, 3 पॉइंट है, जल्दी से पढ़ लो। नेट एक्सपोर्ट्स रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब रीजन बताया बच्चों, यहां पे पढ़ो भाई, रीजन में क्या है? एक्सपोर्ट्स आर एन एक्सपेंडिचर on the domestically produced final goods and services. Hence, it should be added in total expenditure. ओके बेटा, ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में ही बनी हुई चीज है यार, जिसको आप एक्सपोर्ट करते हो, तो क्यों नहीं इसको एक्सपेंडिचर माना जाए? खर्चा तो हमारे घर में ही हो रहा है, तो हम क्यों नहीं लेंगे इसको? इसी तरह से बेटा इंपोर्ट, imports are an expenditure on goods and services produced abroad. ये प्रोड्यूस हुआ है फॉरेन कंट्रीज में, हेंस इट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम टोटल एक्सपेंसेस। इसीलिए बेटा टोटल एक्सपेंसेस में से इसको लेस किया जाना चाहिए। ओके, और फाइनली अगर मैं बात करूं तो बेटा हमारा जो एक लास्ट है फॉर्मूलिक टर्म्स है, वो टर्म्स क्या है कि x का मतलब होता है टोटल एक्सपोर्ट्स और m का मतलब होता है टोटल इंपोर्ट्स। ये आपके बेटा चारों टर्म्स मैंने डिटेल में समझा दी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, इससे ज्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ा जा सकता। मैं फटाफट जल्दी से एक एक बार दिखा रहा हूं, सब लोग देख लो, फटाफट याद करो। बेटा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको सी से डिनोट करते हैं, क्या क्या आता है इसमें? सबसे पहले जल्दी बताओ, कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, इंप्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस। ये 5 पॉइंट है, और इसका एक जनरल चीज हमें याद रखनी है, ये कौन से खर्चे हैं जो हाउस होल्ड और इंडिविजुअल्स और एनपीओस करते हैं, खुद के कंजम्पशन के लिए करते हैं, छोटे मोटे रेगुलर बेसिस पे जो करते हैं, उनको कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगले कौन से होते हैं बच्चों? अगले आपके हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेटा गवर्नमेंट वाले जो हैं उनमें स्पेसिफिकली कौन कौन सा आता है? अच्छा, गवर्नमेंट के डे टू डे एक्सपेंसेस, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, छोटे मोटे एक्सपेंसेस, जिसमें पहला आता है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बेटा ये वो खर्चे हैं जो गवर्नमेंट देश को चलाने के लिए, सरकार हमारे देश को चलाने के लिए करती है ना, डिफेंस, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह वगैरह। दूसरा, सरकार क्या बांटती है? सैलरी वगैरह बांटती है ना, उस पे जो एक्सपेंडिचर है वो भी यहाँ पे काउंट होता है। और डेप्रीसिएशन भी एक लॉजिकली मैंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बड़े एक्सपेंडिचर को जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए तो वो एक तरह से रेगुलर एक्सपेंडिचर बन जाता है। ठीक है, और इसके बाद बेटा हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें बड़े खर्चे आते हैं जो पूरी इकोनॉमी में हो रहे हैं। अब पूरी इकोनॉमी में जो बड़े खर्चे होते हैं बेटा, उनको 2 कैटेगरीज में आप बांट सकते हो। वो बड़े खर्चे, एक तो खुद बड़े खर्चे, मैं इसको नाम दूंगा बड़े खर्चे, और एक और जो बड़ा खर्चा है वो है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, है ना। अब ये जो बड़े खर्चे हैं, इसमें 3 लोग बड़े खर्चे कर सकते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है, और बिजनेस एंटरप्राइजेस कर सकते हैं। हाउस होल्ड के लिए सबसे बड़ा खर्चा क्या है बेटा? वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा खर्चा क्या है बेटा? वो है आपके पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और बिजनेस एंटरप्राइज का सबसे बड़ा खर्चा क्या है? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। नाम याद रखना है इसको, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, ये तो आपके हो गए वाकई में जो खर्चे बड़े हैं। और दूसरा होता है बच्चों इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसमें आता है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जो स्टॉक हमारे यहाँ रखा होता है। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम, टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट करते हैं तो नेट एक्सपोर्ट आ जाता है। तो बेटा फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या बन गया?
GDP-MP निकालने का फॉर्मूला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस GDCF, और अगर मैं GDCF को भी तोड़ूं दो टुकड़ों में तो क्या होगा, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस X माइनस M या प्लस नेट एक्सपोर्ट। ओके बेटा, ये मैंने मैक्सिमम जितना हो सकता है आपको करा दिया है। क्या सभी को ये मेथड क्लियर है? क्या क्वेश्चन करने के लिए सब लोग रेडी हैं आप कल से? Yes, ओके बच्चों, अगर किसी को समझ में ना आया हो तो शाम तक मैं लेक्चर डालूंगा रिकॉर्डिंग, है ना। अभी क्या है, थोड़ा झटका लगना चाहिए जो लोग आए नहीं उनको, है ना, कि सर ने रिकॉर्डिंग डाली नहीं, बहुत नालायक है, सो के नहीं उठे, आलस कर रहे हैं, है ना। कोई बात नहीं, झटका लगने दो, शाम तक भेजता हूँ। हाँ बोलो, जल्दी बोलो बेटा। हाँ सर मैंने क्लास लेट ज्वाइन करी थी बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने बता दिया था ना PTM की रीजन वजह आपका, से। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, नो इशू, नो इशू। मैं डाल दूंगा रिकॉर्डिंग, सब लोग देखें ना। ओके बच्चों, चलिए गुड बाय, ओके कल मिलते हैं। Thank you, sir. Bye, sir. बाय Thank you, बच्चों, sir. मोस्ट वेलकम, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.